मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन EAFM, सेठ RL सहरिया गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा, M.Com फाइनल EAFM, पेपर नंबर 206, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की यूनिट सेकंड में मैं आज प्राकृतिक संसाधनों में सबसे पहले भूमि संसाधनों पर प्रकाश डालूंगा। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में मैंने प्राकृतिक संसाधनों के अर्थ के बारे में आपको बताया था कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का सबसे पहला प्रकार है भूमि संसाधन। भूमि संसाधन के अध्ययन के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। सभी प्राकृतिक संसाधनों में भूमि सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मानव तथा अन्य जीव जंतु इस पर निवास करते हैं। खेती और कारखानों की स्थापना भी भूमि पर ही होती है। सड़क और रेल यातायात तथा नहरें और जलाशय भी भूमि पर ही बनाए जाते हैं। वन संपदा को बढ़ाने और पशुपालन के लिए चारागाहों का विकास करने के लिए भूमि की आवश्यकता पड़ती है। अतः स्पष्ट है कि उबड़ खाबड़, बंजर, दलदली तथा रेतीली भूमि अधिक उपयोगी नहीं होती। अतः किसी देश के क्षेत्रफल के आधार पर ही उस देश में आर्थिक दृष्टि से उपयोगी भूमि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए देश में विभिन्न प्रकार की पाई जाने वाली मिट्टी और उसकी उर्वरा शक्ति तथा भूमि के संबंध में ज्ञान आवश्यक है। सर्वप्रथम हम भारत में भूमि का क्षेत्रफल और उपयोग पर प्रकाश डालते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, जबकि जनसंख्या के हिसाब से दूसरा स्थान। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र 32 करोड़ 87 लाख हेक्टेयर है, जिसमें 30 करोड़ 58 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के लिए आंकड़े उपलब्ध हैं। शेष क्षेत्र जिसका सर्वेक्षण नहीं हो सका है, संभवतः आर्थिक दृष्टि से अधिक उपयोगी नहीं है। वनों के अधीन 7 करोड़ हेक्टेयर भूमि है, जो रिपोर्टेड क्षेत्रफल का 22.80% है। राष्ट्रीय वन नीति प्रस्ताव 1952 में वनों के अधीन क्षेत्र का जो लक्ष्य रखा गया था, ये उससे काफ़ी कम है। इस प्रस्ताव में ये कहा गया था कि पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए वनों के अधीन क्षेत्र लगभग 1/3 होना चाहिए। इस लक्ष्य को 1988 की राष्ट्रीय वन नीति में अनुमोदित किया गया। इस लक्ष्य को स्वीकार किए हुए 60 वर्ष हो गए, परंतु अभी भी हम इससे बहुत दूर हैं। सेकंड, भूमि उपयोग का अत्यव्यवहार्य ढांचा। यद्यपि भारत में 1951 में योजनाबद्ध विकास पद्धति को अपनाया था, लेकिन भूमि उपयोग के संबंध में आज तक कोई योजना नहीं बनाई गई। भूमि उपयोग का मौजूदा ढांचा पिछली कुछ सदियों में जनसंख्या के दबाव में अधीन अपने आप विकसित हुआ है। एक पिछड़ी हुई कृषि पर निर्भर अर्थव्यवस्था में जहां शोषणकारी
भूमि संबंधों के कारण उत्पादक शक्तियों का विकास न हो पा रहा हो। ये स्वाभाविक है कि वनों का सफाया करके और ज़्यादा भूमि को कृषि अधीन लाने के प्रयास किए जाएंगे, चाहे इससे पर्यावरण का संतुलन ही क्यों न बिगड़ जाए। यही स्थिति भारत में थी। जिन लोगों ने पर्यावरण के संतुलन को नुकसान पहुंचाया, या तो अपनी नीतियों दुष्प्रभावों से परिचित नहीं थे, या फिर बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्यान्नों की मांग को पूरा करने के लिए वनों का सफाया करने को विवश थे। भविष्य में भी बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्यान्नों की मांग लगातार बढ़ती रहेगी, इसलिए कृषि के अधीन और अधिक भूमि को लाने का दबाव बना रहेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए भूमि के उपयोग के संबंध में उचित आयोजन करने की आवश्यकता है। इस मान्यता के आधार पर कि अगले 2 दशकों में जनसंख्या वृद्धि की दर कम नहीं होगी, 2020 ईस्वी में 50 करोड़ हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता आंकी गई है। जनसंख्या वृद्धि की दर में थोड़ी कमी होने के कारण यदि इस संबंध में अधिक आशावादी दृष्टिकोण लिया जाए भी तो 2020 ईस्वी में भूमि की मांग लगभग 45 करोड़ हेक्टेयर होगी। ये स्पष्ट है कि भारत इस पैमाने पर भूमि की मांग को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसका कुल भौगोलिक क्षेत्र 32 करोड़ 87 लाख हेक्टेयर है। इसी आधार पर प्रोफेसर वी.एस. व्यास ने मत व्यक्त किया है कि भारत में भूमि का ढांचा अत्यंत व्यवहार्य है। इसके नेक्स्ट, भूमि उपयोग का प्रस्तावित सुझाव। वर्तमान में निवल कृषि भूमि का लगभग 10वां हिस्सा चालू प्रति भूमि के रूप में पड़ा है। उपलब्ध खेती की तकनीकों के आधार पर इसमें और कमी करने की गुंजाइश नहीं है। जहां तक चारागाहों के लिए भूमि की आवश्यकता है, आगे आने वाले वर्षों में इसकी मांग बढ़ेगी, क्योंकि पशुधन की आपूर्ति बढ़ने की संभावनाएं हैं। इस मांग को पूरा करने के लिए अकृषित भूमि को इस्तेमाल में लाना होगा। इसके अलावा दोहरे उद्देश्य वाली ऐसी फसलों का उत्पादन भी बढ़ाना होगा जो पशुओं के लिए चारा उप उत्पाद के रूप में प्रदान करती है। पर्यावरण में संतुलन पुनः स्थापित करने के लिए वनों के अधीन और ज़्यादा भूमि को लाना होगा। वनों का विस्तार करने के लिए असर तथा बेकार पड़ी हुई अकृषि भूमि को उपयोग में लाना होगा। गैर कृषि उद्देश्यों के लिए भूमि की मांग को इस प्रकार पूरा करना होगा जिसमें न तो कृषि अधीन भूमि कम हो और न ही चारागाहों के अधीन भूमि कम हो। इस प्रकार का भूमि उपयोग ढांचा विकसित करना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है और इसके लिए दीर्घकाल तक अल्पकालीन आयोजन की आवश्यकता है। लास्ट में हम भू संरक्षण का अध्ययन करते हैं या भू संरक्षण पे प्रकाश डालते हैं। भूमि संरक्षण के अंतर्गत बांध बनाने, नदियों के संवरण क्षेत्रों में वन रोपण, खाड़ी तथा ऊसर भूमि को पुनः कृषि योग्य बनाने, तंग घाटियों या खड्डों के प्रसार को रोकने तथा तंग घाटियों को फिर कृषि योग्य बनाने तथा मरुस्थल एवं पहाड़ी क्षेत्रों में वन रोपण करने जैसे कार्यक्रम शामिल किए जाते हैं। भारत में लगभग
5.5 करोड़ से 6 करोड़ हेक्टेयर भूमि ऐसी है जिस पर किसी भी हालत में सिंचाई की सुविधाएं प्रदान नहीं की जा सकती। इस भूमि पर बांध बनाकर वर्षा के जल को एकत्रित करके तथा झाड़ियों इत्यादि को साफ करके कृषि उत्पादकता को बढ़ाना होगा। बाढ़ पर नियंत्रण के लिए, भूमि के क्षरण को रोकने के लिए तथा भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए नदियों के श्रवण क्षेत्रों में वन रोपण करना आवश्यक है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत नदियों और नहरों के किनारों पर पौधों व पेड़ लगाना जरूरी है ताकि तटों का क्षरण न होने पाए। सिंचित भूमि के ह्रास के मुख्य कारण भूमि के नीचे जल के स्तर में वृद्धि, खारी तथा क्षारीय भूमि में वृद्धि तथा जल क्रांति। इन समस्याओं के निदान के लिए जल क्रांति से प्रभावित क्षेत्रों में उचित जल निकास व्यवस्था करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त खारी और क्षारीय भूमि पुनः कृषि योग्य बनाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास करना जरूरी है। यमुना, चंबल, माही व अन्य कई नदियों के साथ लगे बड़े क्षेत्रों में तंग घाटियों व खड्डे बन गए हैं। इस भूमि को दोबारा कृषि योग्य बनाने के लिए कदम उठाने होंगे तथा इन क्षेत्रों में वन रोपण तथा चारागाह विकास कार्यक्रमों की आवश्यकता है ताकि और भूक्षरण को रोका जा सके और मैदानी इलाकों में इन कार्यक्रमों की मदद से मरुस्थलों का प्रसार रोका जा सकता है। धन्यवाद।